दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल व्यूअर कोचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। अच्छा, इसके पहले यह टॉपिक आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। जब आप देख लेंगे तो आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में ये चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि परमाणु का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसके लोगों ने इसके बारे में क्या क्या तथ्य दिया। तो जो हम परमाणु के बारे में आज जान रहे हैं तो आपको हम बता दें कि पहले इसके में बहुत विवाद था, बहुत ही ज्यादा विवाद था। फिर धीरे धीरे इसमें अपनी अपनी हर कोई प्रतिक्रिया देते गया, जिससे फिर बाद में निष्कर्ष क्या आया कि परमाणु जो है वो क्या है, उसका रूप क्या है, मेन उसका भार क्या है। तो देखेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने अपना कैसा कैसा तथ्य दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारतीय सर्वप्रथम जो ऋषि थे हमारे महर्षि से बोलते कणाद जो थे, उन्होंने 6वीं शताब्दी में या 800 साल पहले, 6वीं शताब्दी आप याद रखिएगा कि कणाद ने 6वीं शताब्दी में अपना तथ्य दिया परमाणु के बारे में कि परमाणु कैसा होता है। अब यहाँ पे लिखा 8 साल पहले, तो आज से 8 साल पहले तो नहीं दोस्तों, आज से 8 साल पहले नहीं है, ये ईसा मसीह के जन्म से 8 साल पहले की बात है, क्योंकि उसको ईसा पूर्व कहते थे। आप यहाँ पास बोल सकते हो 800 ईसा पूर्व। ठीक दोस्तों, आगे देखिएगा। तो कणाद ने क्या कहा, कणाद ने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। तो ये बोला कि सभी पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। ये किसने कहा था? सबसे पहले इसे कहा था कणाद ने कहा। कणाद ने कहा कि परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और फिर दूसरा भी आया इसके बाद, जिसको बोलते हैं 400 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 400 ईसा पूर्व में आए। कौन? भारतीय एवं जो भारतीय थे या यूनानी दार्शनिक, मतलब कुछ भारतीय लोग थे और कुछ यूनानी दार्शनिक द्वारा 400 ईसा पूर्व में परमाणु के अस्तित्व के बारे में बताया। और इन दोनों का विचार था यही कि मतलब इनका विचार था कि परमाणु जो है ये शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ। मतलब ये परमाणु शब्द दिए वो जो भाषा था वो भाषा ग्रीक था। आप याद रखिए, कभी कभी पेपर में छोटी छोटी बातों को पूछ लेता है। और इसका अर्थ होता है, तो एटम का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, यानी अविभाज्य, यानी इसको आप विभाज्य नहीं कर सकते। तो शुरू में परमाणु के बारे में यही तथ्य दिया गया कि परमाणु जो है विभाज्य नहीं है, अविभाज्य है। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिक आए, एक अपने कणाद आए, दूसरे भारतीय और प्लस कुछ यूनानी लोग थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले कहा। इसके बाद कौन कहा? इसके बाद आए अपने रदरफोर्ड ने, उन्होंने कहा, सॉरी डाल्टन ने, उन्होंने कहा, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हम चलिए देखते हैं जॉन डाल्टन ने क्या कहा। के बाद जो हमारे आए थे वो है जॉन डाल्टन, 1808 ईस्वी में आए। ठीक है, कई किताबों में आपके ये सन गलत दिए होंगे, सुधार लीजिएगा। 1808 सही है, ये एनसीईआरटी में जो दिया है उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि 1808 जो है सही है, क्योंकि ये पेपर में पूछ चुका है और तब से विवाद में है कि जॉन डाल्टन ने थ्योरी कब दिया। अच्छा, पेपर में इसको क्यों पूछा, इसी को क्यों पूछा? इसके पहले बार नहीं पूछता है, ज्यादा होगा तो पूछे कणाद के बारे में पूछेगा, लेकिन इसी को क्यों पूछा? कि इसको इसलिए पूछा कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने दिया। अब बोले कि सर इसके पहले तो और लोग भी दिए, कणाद और यूनानी लोग थे, तो उन्होंने सिर्फ कहा, उसको कहीं लिखा नहीं और ना ही उसके कोई मतलब कहीं लिखा। और इन्होंने क्या किया, जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत बनाया, उसको लिखा, मतलब विधिपूर्वक से। तो जिसको कहा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसे कहा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या कहा जाता है आणविक सिद्धांत। आणविक
सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अणु को यौगिक परमाणु कहा था। उन्होंने अणु को यौगिक परमाणु कहा था और जॉन डाल्टन को ही परमाणु का खोजकर्ता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही परमाणु की खोज की, परमाणु के बारे में बताया। वो बात अलग है कि बाद में इनकी थ्योरी जो है गलत सिद्ध हो गई, लेकिन जो सिद्धांत इन्होंने दिया वहीं से ही, जिसे मान लीजिए आप और हम कई लोग बैठे हैं, जो व्यक्ति किसी के बारे में बताएगा कि यार वो ऐसा वहां पास हो रहा है, तो फिर उस पर जो रिसर्च करेंगे वो हम लोग करेंगे। लेकिन बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो बताया। तो जो बताया पहले, वो बताए थे जॉन डाल्टन ने कि परमाणु होता है, एकदम स्पष्ट और लिखित रूप में बताया। इसके पहले जितने वैज्ञानिकों आए थे सब अपना अपना ऐसे ही मौखिक बोलते थे, ऐसे चले जाते थे, लेकिन इन्होंने लिख के साबित किया कि होता है और कहा कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और अविभाज्य है। मतलब परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और ये अविभाज्य, मतलब इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसके पहले वाले वैज्ञानिकों ने भी यही कहा था। इसका मतलब जॉन डाल्टन ने उनके कहे हुए विचारों को दोहराया। आप ये समझ लीजिएगा कि जॉन डाल्टन ने उनके कहे हुए विचारों को दोहराया, अपने थ्योरी में लिखा। तो इस प्रकार से इनको कहा जाता है परमाणु के खोजकर्ता और इसीलिए इनका सन पूछा जाता है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया। जॉन डाल्टन ने क्या दिया? तो परमाणु सिद्धांत दिया। बाद में इनकी थ्योरी जो है वो गलत हो गई क्योंकि परमाणु अविभाज्य जो है इसके बारे में चर्चा होने लगी कि क्या सबसे छोटा परमाणु है, क्या परमाणु अविभाज्य है। तो फिर इसमें चर्चा हुई और जो निष्कर्ष बाद में आया था, तो बाद में हम जानते हैं कि परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये निष्कर्ष अभी आगे हम बताएंगे कब आया है, लेकिन अभी यहाँ पर समझिएगा जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, जिसके बाद में जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने खोज किया और उन्होंने उनके खोज होने के बाद, मतलब जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी और गोल्डस्टीन ने अपनी थ्योरी दी, उसके बाद जो है जॉन डाल्टन का सिद्धांत जो है थ्योरी वो गलत माना गया। गलत क्या माना गया? कि परमाणु अविभाज्य, ये गलत माना गया। चलिए आप हम देखते हैं कि जे थॉमसन ने क्या थ्योरी दिया। और दोस्तों केमिस्ट्री को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री जो है बहुत बार पेपर में पूछता है और हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपको समझ में आए। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और कर दीजिए और जो नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, नए जो जुड़े होंगे। चलिए देखते हैं जे थॉमसन की थ्योरी ने क्या कहा। देखिए दोस्तों जे थॉमसन ने क्या कहा आपको मालूम होगा, वैसे भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम है कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी, ये आप लोगों को मालूम होगा। इसके पहले यहाँ पर देखिएगा जे थॉमसन मतलब जॉन डाल्टन ने थ्योरी दिया कि परमाणु अविभाज्य है और अविभाज्य को लेकर दोनों में मतलब विवाद चल गया, क्या अविभाज्य तो नहीं हो सकता है। तो जॉन कैसे बताया? तो जे थॉमसन ने का परमाणु मॉडल आया कब? 1904 में। अच्छा, इस परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो बताया, इन्होंने जो कहा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरबूज की संरचना हमारे मन में आता है। तो ऐसा क्या कहा कि हमारे मन में तरबूज की संरचना आया और उसे हम कह दिए तरबूज मॉडल। ये आप याद रखिएगा कि जे थॉमसन को परमाणु जो सिद्धांत था उसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहा गया। चलिए देखते हैं क्या कहा। परमाणु एक धनावेशित गोला है। एक नया चीज बोला जो जॉन डाल्टन ने नहीं बताया था। जॉन डाल्टन ने सिर्फ इतना बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। तो परमाणु एक धनावेशित का एक नया चीज मिल गया हमको कि परमाणु जो पॉजिटिव होता है, जो प्रोटॉनों से मिलकर बना है, जो इन्होंने कहा प्रोटॉन से मिलकर बना है और बना है इलेक्ट्रॉन जो कि नकारात्मक निगेटिव आवेश दिए हुए हैं। और इन्होंने ऐसे कहा और बोला कि जो प्रोटॉन है वो लाल आकार का है, मतलब एक संरचना बनाया, ऐसे करके संरचना बनाया और उसमें संरचना बताया कि जो खाली समय आपको दिख रहा है ये पूरे लाल रंग से भरे हुए हैं और ये लाल रंग जो है प्रोटॉन कहा गया।
और जो ऐसे बीच बीच में आपको दिख रहा है ये माइनस का, ये इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन इनको कहा गया। तो इस प्रकार से मालूम चला कि तरबूज में भी इसी प्रकार का पूरा लाल रंग होता है अंदर, और बीच में काले काले जो बीज होते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इसकी तुलना जो है तरबूज से किया गया। देखिए कैसे, तरबूज में जो लाल लाल होता है, जिसे लाल लाल रंग पूरे कहते हैं, उसे प्रोटॉन कहा है। मतलब इन्होंने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया उसमें जो लाल लाल बाकी भाग जो है परमाणु के अंदर, उन्होंने कहा जो लाल भाग है ये क्या है, प्रोटॉन है। तो बाद में मालूम चला कि तरबूज में भी लाल लाल होता है पूरा रंग, अंदर का जो खाने योग्य भाग होता है वो भी लाल होता है। देखिए खाने योग्य भाग, तरबूज के जो लाल रंग, लाल खाने योग्य भाग को उन्होंने प्रोटॉन कहा, जो धनात्मक यानी पॉजिटिव था। और जो बीज जो तरबूज में छितरे हुए होते काले काले रंग के, उन तरबूज के छितरे बीजों को उन्होंने नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने इसके बारे में बताया। जो तो इन्होंने क्या कहा, और जो मेन है उन्होंने कहा प्रोटॉन पॉजिटिव आवेश, यानी कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव आवेश और जो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव आवेश की खोज किया। एक नई जानकारी हमको मिला और कहा कि दोनों का मान समान होता है, इसीलिए परमाणु जो है उदासीन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात तो गलत आज तक नहीं हुई है कि प्रोटॉन पॉजिटिव लिया हुआ है, ये सत्य हुआ, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिया हुआ है, इनका कहा हुआ ये भी सत्य हुआ, और इनका मान समान होता है इसलिए परमाणु उदासीन होता है, ये भी सत्य हुआ। लेकिन इनका बात गलत कहाँ पे हो गई, इनकी बात गलत यहाँ पे हो गई कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, कि परमाणु जो है पूरा धनावेश से बना हुआ है, ये एक बात गलत हो गया। और बोला कि प्रोटॉन से मिलकर बना है, और प्रोटॉन से मिलकर बना है, पूरा परमाणु जो है वो प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो ये बात इनकी गलत हो गई। गलत कब हो गई, जब रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया। इसलिए जे थॉमसन का परमाणु जो है वो गलत होता है, परमाणु सिद्धांत कब, जब रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया। इसके बाद जो है क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो है उसका बाकी का भाग खाली है, बाकी पूरा खाली है, सिर्फ केंद्रक जो है जिसको बोलते नाभिक, वहां पे मेन भाग है, परमाणु का पूरा भाग है, और यहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये रदरफोर्ड ने बताया। तो इस प्रकार से बोला परमाणु एक धनावेशित है। जे थॉमसन ने बोला कि परमाणु एक धनावेशित है जो प्रोटॉन से मिलकर बना है। जो आगे जाती है बात आपकी गलत होती है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बता दिया कि परमाणु का जो मेन भाग है वो नाभिक में होता है। ये रदरफोर्ड ने, हम आगे पढ़ेंगे, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का मेन जो भाग होता है नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि पूरा परमाणु जो है ये प्रोटॉन से मिलकर नहीं बना होता। ये रदरफोर्ड ने बताया, जिसके आधार पर इनका थ्योरी जो है गलत हो गया। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज जो है कोल्ड-स्टील ने किया था। समझ में आया क्या? चलिए अब देखते हैं कि रदरफोर्ड क्या सिद्धांत दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर जब सबका सिद्धांत हो जाएगा फिर अपन निष्कर्ष निकालेंगे कौन किसने कहा, किसके हिसाब से, तो आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपन रदरफोर्ड के बारे में कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। दोस्तों मैं लिख इसलिए लेता हूँ कि लिखने में आपको क्या है, टाइम बच जाता है, नहीं तो हम लिखेंगे फिर समझाएंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, और वीडियो की हमारा टाइम जो ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा MB की हो जाती है दोस्तों, इसलिए आप इसको लिख लेते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपको आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो, कुछ राय हो, कि आपका कुछ सुझाव हो, तो आप वहां पे दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड ने क्या कहा। तो हमने देखा जॉन डाल्टन का प्रयोग, इसके बाद जे थॉमसन का, और उसके बाद आ गया रदरफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, देखिएगा। अच्छा दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा कि रदरफोर्ड जो है 1911 में आया। NCERT में इसका सन लिखा है, बाकी बुकों में अलग अलग लिखा रहता है, तो सन तो बहुत ही कम पूछता है, मान लो कभी पूछ लिया तो आप याद रखिएगा जॉन डाल्टन का और रदरफोर्ड का, दोनों का सन आप याद रखिएगा। 1911 में दिया।
अच्छा, इनके प्रयोग को क्या कहा गया? इनके प्रयोग को कहा गया स्वर्णपात्री प्रयोग। क्यों कहा गया? चलिए हम इसी में भी आगे चर्चा करेंगे कि स्वर्णपात्री प्रयोग क्यों कहा गया और अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग कहा गया। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि स्वर्णपात्री प्रयोग क्यों कहा और अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग क्यों कहा गया। अब समझिएगा, रदरफोर्ड को और भी क्या कहा गया? रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस फिजिक्स कहा गया। मतलब कि परमाणु के नाभिक की खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो है रदरफोर्ड, वैज्ञानिक है। परमाणु के नाभिक के जनक है ना, परमाणु के नाभिक की खोज करने कौन है? रदरफोर्ड। नाभिक के धनावेशित होने की खोज, कि नाभिक जो है धनावेशित, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर पूछता है कि नाभिक, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? तो परमाणु की खोज किया था जॉन डाल्टन ने, लेकिन परमाणु के नाभिक की खोज किया कौन? रदरफोर्ड ने। अब नाभिक के धनावेशित होने की जो खोज की थी वो भी रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आइए चर्चा करेंगे इसी में कि नाभिक की खोज कैसे हुई और नाभिक धनावेशित कैसे हुआ और स्वर्णपात्री प्रयोग क्यों कहा गया, अल्फा कण प्रकीर्ण क्यों कहा गया। आप समझिएगा, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट में। रदरफोर्ड जी ने अपना एक प्रयोग किया। प्रयोग ऐसा किया कि कुछ परमाणु को एक साथ रखा, बहुत सारे परमाणु को एक साथ रखा, बहुत सारे, और उनमें जो है मतलब किसमें रखा परमाणु को? सोने की पन्नी में रखा। यानी सोने की पन्नी, मतलब पन्नी मतलब कि उसमें जैसे मान लो कोई धातु है, कोई परत है, चादर टाइप ऐसे, तो परत में जाए तो परत क्या किसकी थी? उसको जो जिसमें रखे थे परमाणु को, वो किसका था? वो था सोने का। सोने का क्या, और उसमें क्या किया? अल्फा कणों की बौछार करवाए। तो समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ प्रयोग किया, तेज गति से चल रहे अल्फा कण, है ना, तेज गति से चल रहे अल्फा कण को सोने की पन्नी पर टकराया, सोने की पन्नी पर टकराया। मतलब ये इसका प्रयोग था। क्या प्रयोग था? समझिए फिर से बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नाभिक की खोज कैसे, धनावेशित कण कैसे मिल गया, मतलब नाभिक धनावेशित होता है कैसे मालूम चल गया। समझिएगा, तेज गति मतलब अल्फा कण जो है बहुत तेज चलते हैं, है ना, उनकी ऊर्जा अधिक होती है, वेग कम होता है। तो ऊर्जा अधिक होने का मतलब वो किसी को भी पार कर सकते हैं। समझिएगा, तो तेज गति से चल रहे अल्फा कण को सोने की पन्नी प्रयोग कराया। प्रयोग कैसे करवाया? देखिएगा यहाँ पर, इस प्रकार से ये सोने की पतली पन्नी है। तो यहाँ पास पहले बात करेंगे हम कि अल्फा कण ही क्यों लिया और सोने की पन्नी ही क्यों लिया। पहली बात ये, तो अल्फा कण उन्होंने इसलिए लिया था, समझिएगा, अल्फा कण उन्होंने इसलिए लिया था कि अल्फा कण जो होता है ये प्रोटॉन से भारी होता है। दूसरा, अल्फा कण जो होता है यह एक धनावेशित कण होता है, यानी कहने का मतलब यह द्विधनावेशित हीलियम कण भी होता है। अल्फा कण का ऊर्जा अधिक होता है, वेग कम होता है। अल्फा कण जो है विक्षेपित बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर, विक्षेपण नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार से इसलिए इन्होंने अल्फा कण लिया। फिर एक बार समझिएगा अल्फा कण इन्होंने क्यों लिया। पहली बात, अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है। अल्फा कण प्रोटॉन से भारी होता है। अल्फा कण मतलब धनावेशित हीलियम कण कहा जाता है। अल्फा कण का ऊर्जा अधिक, वेग कम होता है, इसलिए इन्होंने अल्फा कण लिया। सोने की पन्नी क्यों लिया? मतलब सोना धातु वहां पास क्यों लिया? सोने का उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि सोना जो होता है वो धातु में से सबसे आघात वर्धनी होता है। आघात वर्धनी मतलब समझिएगा तन्य, तन्य का मतलब समझिएगा बहुत ही पतली, मतलब कोई भी धातु है उसे सबसे पतली चादर के रूप में अगर परिवर्तित कर सकते हो वो है सोना और चांदी। दो लोग धातु में सिर्फ दो ऐसे हैं जिसको आप इतना सभी लोगे उसे कई मीटर लंबी तार के रूप में, कई मीटर लंबी उसको आप पतली कर सकते हो, वो है सोना और चांदी। तो उसी प्रकार से जो है सोना जो है सबसे आघात वर्धनी धातु होता तन्य, मतलब इसे 100 अगर मतलब कि थोड़े से सोने में आप मतलब बहुत मीटर लंबी इसके तार बना सकते हो, इसलिए इन्होंने सोने की कोई सबसे पतली हो सकती है, सबसे जितना चाहो उतना पतली आप कर सकते हो धातुओं में सबसे ज्यादा, इसलिए सोने की पन्नी लिया। अब प्रयोग कैसे किया? ये मान लीजिए आपका परमाणु है, ये तो
इसने क्या किया, सोने की पन्नी है, इसमें अल्फा कण की बौछार कराया, और जो आपको जा रही है ऐसे रखे दिखा, ये अल्फा कण है। अब बौछार कराया, तो बौछार कराने के बाद उन्होंने देखा कि 1200 कण जो होते हैं, 1200 कण, मतलब एक अनुमान लगाया और देखे कि 1200 कण, अगर मान लो एक उदाहरण है, बहुत सारे कण जो है भेजे तो वापस नहीं आए, एक आध दो ठो कण जो है वापस आए, तो इसकी मात्रा कितनी थी, अगर इसकी मात्रा समझा जाए तो 1200, अगर मान लो अल्फा कणों को भेजोगे आप, उनमें से केवल एक कण जो है वापस आता था। वापस कैसे, 180 डिग्री पर सीधे वापस आता था। क्यों आया, देखिए जब इस, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई परमाणु है, अगर इसको यहाँ से कोई भेजे अल्फा कण, सीधे निकल गया, यहाँ से भेजे तो सीधे निकल गया, यहाँ से भेजे तो सीधे निकल गया, यहाँ से भेजे तो सीधे निकल गया, तो वापस किससे आया, तो वापस आया कि जब आप उसको भेजे और वो इस परमाणु के केंद्र भाग से टकराया, और टकराने के बाद से वापस आ गया। तो इससे क्या संकेत मिला, तो पहली चीज 1200 कणों में से एक कण जो है 180 डिग्री कोण पर क्या हुआ, विक्षेपित हो गया, मतलब वापस आ गया। इससे संकेत ये मिलता है कि परमाणु के केंद्र में पूर्ण धनावेशित द्रव्यमान नाभिक स्थित है। यहां से नाभिक की खोज हुई कि परमाणु के केंद्र में पूर्ण धनावेशित, क्योंकि पूर्ण धनावेशित द्रव्यमान नाभिक स्थित है, क्योंकि तभी तो यहाँ से मतलब कुछ तो होगा जिससे अल्फा कण वापस आ रहा है, इससे हमारे नाभिक की खोज होती है और धनावेशित की, और ऊपर से अल्फा, बाकी जो जगह रिक्त है यहाँ से पूरा निकल गया। इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि अधिकांश जो है परमाणु जो है, अधिकांश परमाणु का भाग जो है वो रिक्त है। अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण से सीधे निकल गए। इससे मतलब ये है कि जब विक्षेपित नहीं हुआ, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। जॉन डाल्टन, आपको याद होगा कि जॉन डाल्टन ने बताया था हाँ इसके कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके क्या बना है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनता है क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना परमाणु। परमाणु क्या अविभाज्य है, लेकिन इन्होंने बताया कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया, लेकिन परमाणु के केंद्र में नाभिक है, इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने किया। चलिए इसके बाद फिर देखिएगा, इसी प्रयोग को कहा गया, जब नाभिक की खोज हुई, इसी को कहा गया प्रकीर्णन प्रयोग। ये जो प्रयोग किया इसको बोला गया प्रकीर्णन प्रयोग, समझेगा। तो इसीलिए स्वर्ण पात्री प्रयोग क्यों, क्योंकि उन्होंने सोने का पात्र लिया था, ठीक। और अल्फा कण क्यों कहा गया अल्फा प्रकीर्णन, क्योंकि उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन मतलब अल्फा कणों की बौछार कराया था। फिर समझिएगा, यहां से उन्होंने कहा, जब निष्कर्ष निकाला उसके बाद उन्होंने कहा परमाणु का संपूर्ण धनावेशित, मतलब परमाणु का जो है संपूर्ण धनावेशित जो है, इसके अत्यंत छोटे केंद्र नाभिक में स्थित है। उन्होंने कहा कि नाभिक की खोज हुई और उन्होंने कहा कि धनावेशित जो होता है परमाणु का पूरा, वो कहाँ है, नाभिक में है होता है, और संपूर्ण ऋणावेशित के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। जैसे ये देखिएगा, नाभिक जो है वो पूरा धनावेशित होगा, और जो इसके संपूर्ण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कहा कि बीच में नाभिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस धनावेशित होता है, और फिर कहा कि परमाणु का पूरा भाग न्यूक्लियस पर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। इसके पहले हमने देखा था प्लैंक पुडिंग मॉडल, एक तरबूज मॉडल, उन्होंने हमने देखा था कि प्रोटॉन, परमाणु जो प्रोटॉन से मिलकर बना, जबकि ऐसा नहीं है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इसलिए रदरफोर्ड जो है इसका वो क्या बोलते हैं प्रयोग किया। अब यहाँ पर रदरफोर्ड समझ में आया क्या आपको, कि एक बार फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि रदरफोर्ड का क्या सिद्धांत था। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का लेके और सोने की पन्नी के लेके एक प्रयोग किया। प्रयोग में अल्फा कण की सोने की पन्नी बौछार करवाया, जिससे अधिकांश अल्फा कण जो है सीधे निकल गए, और एक आध दो अल्फा कण जो है वापस आए। वापस वही अल्फा कण आए कि जो बीच से मतलब परमाणु के केंद्र से गए थे, वो अपने 180 डिग्री पे वापस आ गए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का पूर्ण धनावेशित
द्रव्यमान नाभिक स्थित है, मतलब परमाणु के केंद्र में पूर्ण धनावेश स्थित द्रव्यमान नाभिक स्थित है। और दूसरा, बहुत सारे अल्पाकार चले गए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश भाग क्या है इसका, खाली है। और नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये इन्होंने रदरफोर्ड ने कहा। अब बात आती है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है गलत कहाँ पास हो गया, क्योंकि नील बोर जो आएंगे उनके इन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में उन्होंने सिद्ध करेंगे। तो मतलब रदरफोर्ड की गलती कहाँ से हुई, हमने देखे हैं, मतलब गलती या इनका प्रयोग गलत हो गया ये कह सकते हैं, या कुछ मतलब इन्होंने बताया नहीं, उस समय खोज नहीं कर पाए, ऐसा बोलेंगे। गलती नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज दे चुके हैं, एक आध दो चीज जो है गलत बोल दिए, गलत बता दिए, उसका फिर अगला वैज्ञानिक उसका रिसर्च करता है, जैसे आप लोग देखे होंगे। तो इस प्रकार से हर वैज्ञानिक जो है इसका रिसर्च करते हैं। जैसे हम शुरू देखे थे, बस समझिएगा, जॉन डाल्टन ने बताया कि सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा पदार्थ जो है वह परमाणु है। सबसे छोटा पदार्थ वो क्या है, परमाणु है। उसके बाद जे थॉमसन ने आया और बताया कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन से मिलकर बना है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में, मतलब जैसे तरबूज में काले काले बीज होते हैं उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन से मिलकर नहीं बना है, बल्कि इसके नाभिक में पूरा द्रव्यमान होता है और बाकी पूरा भाग खाली रहता है, और जब खाली रहता है वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार में। जबकि ये बात जो है जे थॉमसन ने हमें नहीं बताई थी। इसी प्रकार से उन्होंने प्रयोग करते करते हम नाभिक के संपूर्ण मॉडल में पहुंच जाएंगे कि आखिर नाभिक में आकार कैसा है, और फिर बाद में निष्कर्ष निकालेंगे कि होता क्या है। तो फिर रदरफोर्ड गलती कहां पहुंची, रदरफोर्ड गलती यहां पास हो गई जो इन्होंने कह दिया कि पहली गलती इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति पे चक्कर लगाता है, बस यही एक गलती है। दूसरा गलती ये है, मतलब इनका मॉडल गलत हो गया कि इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताया कि परमाणु स्थायित्व कैसे रहता है। समझिएगा, ये गलती है सही, लेकिन गलती यहाँ पर ऐसा है कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा, एक त्वरित गति करेगा, तो जब गति अत्यंत समय के बाद वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, मतलब ह्रास करेगा, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। जब ऊर्जा में कमी आएगी तो कमी होते होते आखिरकार अंत में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऊर्जा विहीन हो जाएगा, और ऊर्जा विहीन होने के कारण वो नाभिक में गिर जाएगा, इससे परमाणु समाप्त हो जाएगा। ये बात जो है इन्होंने मतलब नहीं बताया कि वृत्ताकार जो होता है, मतलब वृत्ताकार इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। जो चक्कर लगाते हैं, इसी संदेह हुआ कि जब मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा, अत्यंत समय के बाद अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा का ह्रास करने के बाद लंबे समय के बाद ऊर्जा विहीन हो जाएगा, ऊर्जा विहीन होने के कारण नाभिक में गिर जाएगा और इससे परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब चर्चा अच्छे से नहीं बताया। तो इसका चर्चा जो आगे जो वैज्ञानिक आएंगे वो बताए थे इसके बारे में कि परमाणु अपना ऊर्जा विहीन कैसे नहीं करते, जिसको बोलते हैं नील बोर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया, आगे जब आएंगे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, लेकिन वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चक्कर लगाते हैं। मतलब हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्ष में, उनकी एक कक्ष होती है, यानी ऑर्बिट होती है, सेल होता है, जिसको बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट में जो कक्ष, तो उसमें चक्कर लगाते हैं। तो नील बोर जो है उन्होंने बताया, मतलब ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार गति करते हैं, लेकिन जब वृत्ताकार त्वरित गति करेंगे तो फिर अपनी ऊर्जा का ह्रास करेंगे। तो फिर नील्स बोर आएंगे और वो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन आखिर गति कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कोष यानी कक्ष यानी ऑर्बिट में गति करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा रदरफोर्ड मॉडल। अब इसके बाद आप आएंगे नील्स बोर में। तो नील्स बोर ने क्या बताया, चलिए देखते हैं नील्स बोर के बारे में क्या हुआ। रदरफोर्ड के बाद जो गलतियां हुई उसको नील्स बोर ने सुधारा या उनको खोज किया और रिसर्च किए। तो नील्स बोर को कहा गया बोर का परमाणु मॉडल। 1913 में उन्होंने दिया नील्स बोर ने
ये इनका जो दिया सिद्धांत उसे कहा गया बोर का परमाणु मॉडल 1913 में उन्होंने दिया। दोस्तों आपको हमने बता चुका कई बार कि हमारा जो जितना कंटेंट है, जितना मैटर है, डाटा जो है वो सब एनसीईआरटी बेस है। आपको किसी भी पुस्तक में इतना डाटा नहीं मिलेगा, ये मेरा 101% आप समझ लीजिए, कहीं भी डाटा इतना नहीं मिलेगा आपको। तो आप समझ गए होंगे कि डाटा जो है भरपूर मात्रा में है। और दोस्तों ऐसे ही डाटा नहीं मिल जाता है, कई रिसर्च करना पड़ता है, कई बुकों को पढ़ना पड़ता है, कई किताबों, कई एनसीईआरटी किताब जो होती है उन सबको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके सामने हम कंटेंट जो है लाते हैं। और सही शॉर्ट, यानी कि जब आप पढ़ने जाएंगे तो कुछ ऐसे भी रहते हैं जो आपको फालतू रहते हैं, जो काम के नहीं, तो उनको हटा दिया हूँ। जितने काम की चीज होते हैं वही चीज मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जितने हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज को। तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता है कि बना के वीडियो डाल देना, बहुत ही मेहनत लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले कंटेंट ढूंढना या देखना, फिर उसके बाद रिसर्च करना, फिर क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्या पेपर के अकॉर्डिंग है, क्या नहीं है, फिर वीडियो बनाना, फिर अपलोड करना। दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है ना, इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। तो हमको मेहनत का वो नहीं है, हम तो खुद मेहनत करना चाहते हैं आप लोग सबके लिए, आप सबके लोगों के लिए। बस आप लोग और मेहनत करिए और डबल मेहनत करिए, ताकि मेरा मेहनत का मुझे परिणाम तभी मिलेगा जब आप लोग सक्सेस हो जाओगे तब। इसीलिए मैं आपको मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग सक्सेस हो जाओ। अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है मेरा मेहनत बर्बाद जा रहा है। आप डबल मेहनत करिए हमसे, डबल मेहनत की बनना चाहिए। और कंटेंट आपके सामने होना चाहिए। हाँ ये जो भी डाउट हो आप पूछिए हमसे, तो बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में करिए, और कमेंट भी करते जाइए, लाइक भी करते जाइए, और जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कंटेंट जो है हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं, वहां भी देखिए, वहां क्या बता रहे हैं, तब तो आपको मालूम चलेगा कि कंटेंट ज्यादा कहाँ है, यहाँ है कि वहां है, और बताया क्या जा रहा है। उस हिसाब से तो आप देखिए, भरपूर देखिए हर जगह, लेकिन साथ में हमारी भी वीडियो को देखते जाइए, तो आपका एक भी चीज छूटेगा नहीं। तो दोस्तों बहुत लंबा परिश्रम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मंजिल मिल जाती है, राही को यूं ही नहीं मंजिल मिल जाती है, बहुत ही लंबा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जीवन में यूं ही हर चीज हासिल नहीं होती दोस्तों, बहुत मेहनत और बहुत त्याग करना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जिसके और विचार और दृढ़ निश्चय बनाना पड़ता है, और एक संकल्प लेना पड़ता है, इस सब चलते हुए तब राही को मंजिल मिलती है। देखेंगे नील बोर्स का क्या मॉडल था। हम बता चुके हैं पहले आपको कि नील रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु जो वृत्ताकार मार्ग पे चलता है, लेकिन जब वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा दोस्तों तो वो क्या होगा, जब कोई परमाणु या कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी त्वरित गति पे चलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा हार्स करेगा, जिसके कारण से ऊर्जा विहीन हो जाएगा। तो नील बोर्स ने कहा, अपने सिद्धांत में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्ष में अपने ऊर्जा के हिसाब से चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन एक कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष, ऐसे अलग अलग कक्ष बढ़ते जाएंगे। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने अलग अलग कक्ष में अपनी ऊर्जा के हिसाब से चक्कर लगाते हैं, और इन्होंने जो कक्ष है उनका नाम दे दिया KLMN। अच्छा दोस्तों, अब क्या अलग अलग चक्कर लगाएंगे तो क्या ऊर्जा भी नहीं होगी, क्या ऊर्जा ह्रास नहीं होगा? दोस्तों समझिएगा, वहां पर उन्होंने भी सही बताया था, जो बताया वो भी सही है, लेकिन उन्होंने उसका व्याख्या नहीं कर पाया। व्याख्या नील बोर्ड ने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने कक्ष में चक्कर लगाएंगे और वृत्ताकार ही घूमेगा। वृत्ताकार तो वही बोले, लेकिन अलग अलग कक्ष जो है रदरफोर्ड ने नहीं बताया था।
व्यत्यय की बात तो कही थी, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कहे थे। व्याख्या यह होता है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु व्यत्यय मार्ग पर गति करती है तो उसका जो कार्य होता है वो शून्य होता है। यानी आप जानते होंगे कि अगर आप किसी व्यत्यय मार्ग पे कोई वेग गति करोगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। इसी प्रकार जब कार्य शून्य होगा तो एनर्जी आपकी ह्रास जो है वो नहीं होगी। इसी प्रकार से इन्होंने बताया, समझाया, समझिएगा। इसी प्रकार से तो सबसे ज्यादा ये जो ऑर्बिट जो कक्ष है इसका मान लीजिए अपने ऊर्जा के हिसाब से चक्कर लगाएंगे तो मान लीजिए सबसे अंदर वाला जो कक्ष है के उसका कुछ मान लीजिए कुछ 2.5 जूल होगा, उसके बाहर वाला एल जो है 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इनका अलग अलग ऊर्जा कक्ष होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा? सबसे बाहर वाले का। जैसे अगर यहाँ पर देखें KLM में तो N वाले का सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा, समझिएगा। तो नील्स बोर्स ने क्या निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये पॉइंट समझिएगा। दूसरा कहा परमाणु के स्थायित्व की खोज की। रदरफोर्ड ने बताया कि उन्होंने नहीं बताया था कि परमाणु स्थायी कैसे रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते रहेगा या अपनी ऊर्जा ख्रास करेगा, उसमें गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन में, जिससे परमाणु समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्थायित्व की व्याख्या उन्होंने नहीं किया। लेकिन नील्स बोर्स ने बता दिया कि परमाणु जो है स्थायी है, कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते, इससे उनका अवकार उनका 0 होगा। ठीक, इन व्यत्यय पथों को, जो इन व्यत्यय पथ है उनको कक्ष, कक्षा, स्थायी अवस्था, अनुमत ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ऊर्जा स्तर जब समझेंगे अपने आगे वाले वीडियो जो भी आएंगे उसमें ऊर्जा स्तर की बात करें और समझ जाइएगा कि ऊर्जा स्तर मतलब किसकी बात कर रहे हैं। ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी जो होती है वो K की सबसे कम, फिर L की ज्यादा, फिर उससे ज्यादा M की, फिर L की N की होती है। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर होता है। अभी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको यहाँ पास KLM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा बचा लास्ट में है बोर-ब्यूरी का सिद्धांत। इसको समझेंगे कि बोर-ब्यूरी का सिद्धांत क्या होता है। चलिए दोस्तों हमारा आ गया बोर-ब्यूरी 1921 में इन्होंने इसकी थ्योरी दिया। कहा किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n की पावर 2 होती है, 2n² होती है। यानी n मतलब वो मानेंगे कक्ष की संख्या या ऊर्जा स्तर, जो अभी हम लोग देखे थे KLMN जो देखे थे 1 2 3, उनके अधिकतम कितना होगा। तो K वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि जब नील्स बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्ष में चक्कर लगाएंगे, तो फिर बात ये उठा कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तब जो कक्ष का नाम जो था KLMN, आप जानते हो K मतलब न्यूक्लियस सबसे पास वाला जो कक्ष होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अधिकतम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाहर वाला L वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, उसे M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके इनमें नहीं होगी KLMN में। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत काम करेगा। चलिए दोस्तों, हमारे जितने वैज्ञानिकों ने परमाणु को लेके मॉडल सिद्धांत दिया तो वो सभी धीरे धीरे हम चर्चा कर लिए। अब निष्कर्ष में आ गया कि परमाणु जो है हमारा वो बना कैसे है। परमाणु जो है शुरू में कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है। जैसे डाल्टन ने कहा कि परमाणु जो है सबसे छोटा इकाई है, जिसे परमाणु कहा जाता है। बाद में ये बताया, उसके बाद जे थॉमसन जब आए तो बताए कि तरवाजे मॉडल बताए, बोले कि परमाणु जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज करके बताए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने किया। इनको परमाणु जो मतलब सिद्धांत आया उसके बाद ये निष्कर्ष हुआ। उन्होंने तरबूज मॉडल दिया, आप लोग पढ़े उसको देखे कि उसमें क्या होता है। उसके बाद आए अपने रदरफोर्ड, उन्होंने कैसे सिद्धांत दिए, उससे क्या निष्कर्ष निकला। उससे निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का नाभिक भी होता है।
फिर इसके बाद आगे चर्चा हुआ तो बाद में मान चला बोर ब्यूरी, उसके बाद नील बोर्स ने दिया, उसके बाद बोर ब्यूरी ने। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और छोटे छोटे कण क्या होते हैं, वो छोटे छोटे कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हीं से मिलकर परमाणु बनता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे और भी जितने छोटे कण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।